Hello everyone, my name is Kalika Bharadwaj and I am Assistant Professor at IIMT College of Management. And today in this video, I will discuss the topic of business management, its concept of management, nature and functional areas of management. So let us start the video with knowing what is management. Management is universal and ubiquitous. Any activity of human being cannot be completed without application of management theories. मतलब है कि मैनेजमेंट जो है हर जगह पर पॉसिबल है. आपके ह्यूमन बीइंग की कोई भी एक्टिविटी जो है मैनेजमेंट थ्योरीज के बिना कंप्लीट नहीं है. यदि आप किसी भी काम को इफेक्टिवली एफिशिएंटली करना चाहते हैं और जो आपके प्री डिटरमाइंड गोल्स हैं आपके या आपकी ऑर्गेनाइजेशन के, उनको आप अच्छे से अचीव करना चाहते हैं, तो वो कैसे पॉसिबल है? मैनेजमेंट के थ्रू ही पॉसिबल है. आपकी हमेशा कोशिश रहनी चाहिए कि आप जो भी टास्क करने जा रहे हैं वो प्रॉपर मैनेज होके हो, उसकी पहले से प्लानिंग हो, उसको ठीक से ऑर्गेनाइज किया जाए रिसोर्सेज को. फिर आप जो भी आपने प्लान किया है उसके अकॉर्डिंगली आप काम करें और एट द एंड कंट्रोल करें चीजों को. अगर सिचुएशन कोई ऐसी आ रही है जो आपके फेवर की नहीं है तो उसके लिए आपको पहले से प्रिपेयर रहना होगा, पहले से दिमाग में सारी चीजों को रखना होगा जिससे कि आप अच्छे से एफिशिएंटली अपने गोल्स को अचीव कर सके. पीटर एफ ड्रकर कहते हैं, मैनेजमेंट इज द डायनामिक लाइफ गिविंग एलिमेंट इन एवरी बिजनेस. Without its leadership, the resource of production remain resources and never becomes production. यदि कोई हमारी प्रोडक्शन कंपनी है तो पीटर एफ ड्रकर कहते हैं कि मैनेजमेंट से ही पॉसिबल है कि हम रॉ मटेरियल को एक यूजफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं. यदि हम ठीक से मैनेज नहीं कर पाएंगे तो कहीं ना कहीं हम अपने बिजनेस में फेल कर जाएंगे और जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं वो सिर्फ हमारे पास रिसोर्सेज रह जाएंगे, प्रोडक्शन उनका नहीं होगा. कौन कौन से स्टेप्स उसमें इन्वॉल्व है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, इम्प्लीमेंटेशन, कंट्रोल. ये चारों स्टेप्स पर हमें काम करना होगा, तभी हम कोई भी अपने ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल बना सकते हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है मैनेजमेंट की? इज अ प्रोसेस. ये एक बड़ा प्रोसेस है. कोई ऐसा नहीं है कि आज मैनेजमेंट किया, आज तो हमने सारी प्लानिंग कर ली, ऑर्गेनाइज कर लिया, आज के लिए इम्प्लीमेंटेशन कर लिया, चीजों को कंट्रोल कर लिया और कल हम बिना मैनेजमेंट के चल रहे हैं. तो ये चीज नहीं होती है. यूनिवर्सल मैनेजमेंट एक प्रोसेस है. धीरे धीरे आपको सारी चीजें रेगुलरली सेम पेस से करनी होंगी, तभी आप गोल को अचीव कर पाएंगे. एंड एंडेवियर टू अचीव द प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स. किसी भी चीज का यदि आप मैनेजमेंट करते हैं तो आपके दिमाग में पहले से ऑब्जेक्टिव्स उसके रहते हैं कि आपको क्या काम करना है. उसके अकॉर्डिंग आप सारी प्लानिंग करते हैं, चीजों को ऑर्गेनाइज करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं. नेक्स्ट इज ग्रुप एक्टिविटी. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए सिर्फ एक सिंगल बंदे की जरूरत नहीं होती है. सिर्फ एक सिंगल बंदा कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को नहीं चला सकता. इनफैक्ट अभी तो स्मॉल शॉप्स में भी आप देखते हैं कि कोई सर्वेंट है, कोई बिल काटने के लिए है, कोई सामान दिखाने के लिए है, तो वहां पर भी एक छोटी शॉप में भी 4-5 लोगों की जरूरत होती है. तो ऐसे ही अगर कोई बड़ी कंपनी है तो उसमें डिफरेंट टीम्स होती हैं. कोई अकाउंट्स की टीम होती है, चार टीम होती है, वो सबका गोल एक ही होता है, बट अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग लोग होते हैं जो एक साथ आते हैं. ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि 10 को एक से अधिक लोग एक साथ आए हैं एक गोल को अचीव करने के लिए. रीपिंग रिच रिजल्ट्स इन इकोनॉमिक टर्म्स. जो भी हम करने जा रहे हैं एक्टिविटी, उसमें पैसे इन्वॉल्व होते हैं, तो हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो हमें कम से कम पैसों में मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो. मैनेजमेंट एक साइंस भी है, आर्ट भी है. साइंस इसलिए है कि उसमें सेट पैटर्न्स होते हैं, सेट तरीके होते हैं काम करने की, इसलिए साइंस है. आर्ट इसलिए है क्योंकि मैनेजमेंट लोगों से काम करवाने की कला है, इसलिए वो मैनेजमेंट आर्ट है. जैसे अलग मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन, कि जैसे टीचिंग एक प्रोफेशन है, वकालत एक प्रोफेशन है, ऐसे ही मैनेजमेंट भी एक प्रोफेशन है. यूनिवर्सल एप्लीकेशन का मतलब है कि मैनेजमेंट की हर जगह एप्लीकेबल होता है. ऐसा नहीं है कि यहाँ कॉलेज है तो इसमें मैनेजमेंट है, दूसरा कोई बिजनेस है उसमें मैनेजमेंट नहीं है. नहीं, हर जगह मैनेजमेंट की जरूरत होती है इफेक्टिव
यूटिलाइजेशन के लिए और गोल्स को एफिशिएंटली अचीव करने के लिए। मैनेजमेंट की एक सेपरेट आइडेंटिटी होती है, अलग पहचान होती है। हर लेवल पे, डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे मैनेजमेंट अलग अलग तरीके से होता है। कहीं छोटे लेवल के जो है उनके लिए छोटे छोटे डिसीजंस, छोटे छोटे टारगेट्स होते हैं। जो कि सीनियर्स हैं, जो कंपनी के मालिक हैं, उनके टारगेट्स और वो सारी चीजें अलग होती हैं। नीड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है मैनेजमेंट। अगर मैनेजमेंट नहीं होगा तो काम ठीक से नहीं हो पाएगा। सिस्टम इज अथॉरिटी, जो भी सिस्टम है, काम करने का तरीका है, वही अथॉरिटी होती है मैनेजमेंट में। क्वालिटी ऑफ लीडरशिप, ये लीडरशिप सिखाता है। मैनेजमेंट लोगों को लीडरशिप सिखाता है कि आपको लोगों से किस तरीके से काम कराना है कि वो आपके प्रति विरोध उत्पन्न न करें और जो आपके गोल्स हैं उसको अचीव करने में वो आपकी हेल्प करें। क्योंकि काम मैनेजर नहीं करता, मैनेजर का काम होता है काम करवाना। तो दूसरे लोगों से आपको अपना काम करवाना है, अपने गोल्स को अचीव करवाना है। दैट इज नॉट एट ऑल इजी। दूसरे लोगों को उतना रिस्पॉन्सिबल फील कराना, उनको उनके डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी उनको उस हिसाब से देना जिससे कि काम अच्छे से हो पाए, ये सारी किसकी क्वालिटी है? लीडर की क्वालिटी है। और यदि आपका सबऑर्डिनेट कहीं पर कोई लैग कर रहा है, उसको कोई चीज समझ में नहीं आ रही, तो इंस्टेड ऑफ बीइंग बॉसी टू हिम, यू हैव टू एक्सप्लेन हिम, यू हैव टू हेल्प हिम और हर, उसकी प्रॉब्लम को समझना और उसकी हेल्प करना जिससे कि आपके गोल्स अचीव हो पाए आसानी से। तो ये क्वालिटी ऑफ लीडरशिप भी सिखाता है मैनेजमेंट। उसके बाद है मैनेजमेंट इज साइंस और आर्ट। साइंस क्यों है? बिकॉज मैंने पहले ही बताया था, सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज एंड यूजेस ऑफ साइंटिफिक मेथड्स फॉर ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन के लिए साइंटिफिक मेथड्स को यूज किया जाता है, इसलिए साइंस है। रेफर्स टू द वे ऑफ डूइंग स्पेसिफिक थिंग्स इन अ स्पेसिफिक वे, कोई एक तरीका है जिस तरीके से वो काम किया जाता है वो बताता है, तो इसलिए आर्ट है। सो मैनेजमेंट इज बोथ आर्ट एंड साइंस। मैनेजमेंट एक प्रोफेशन क्यों है? बिकॉज इट इज सब्सटेंशियल बॉडी ऑफ एक्यूमुलेटेड नॉलेज, कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ मैनेजमेंट नॉलेज, मैनेजरियल टूल्स इसमें इंक्लूडेड होते हैं, एक डिस्टिंक्ट डिसिप्लिन है, यूज ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सपर्ट्स, प्रॉपर यूज ऑफ बल्कि प्रॉपर यूज ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सपर्ट्स, चेंज इन आउटलुक एंड कोड ऑफ कंडक्ट। मैनेजमेंट का प्रोसेस मैंने आपको अभी बताया ही था, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, चुएटिंग, इम्प्लीमेंटेशन, कंट्रोलिंग। कोई भी एक्शन यदि आप बिजनेस में करने जा रहे हैं या एज अ टीम आपके पास, आप मैनेजर हैं, आपको टीम दी है तो ऑब्वियसली कोई ना कोई गोल रहेगा, चाहे वो सेल्स से रिलेटेड हो, मार्केटिंग से रिलेटेड हो, अकाउंट्स से रिलेटेड हो, एचआर से रिलेटेड हो। तो वो गोल के लिए आपको पहले प्लानिंग करनी होगी। उस गोल को माइंड में रखते हुए, सारी सिचुएशंस को एनालाइज करते हुए आपको प्लानिंग करनी होगी। उसके हिसाब से फिर आपको रॉ मटेरियल, जिस भी चीज की रिक्वायरमेंट होगी, उन चीजों को स्टेप बाय स्टेप ऑर्गेनाइज करना होगा। किस चीज की रिक्वायरमेंट कब है? जैसे अगर प्रोडक्शन कंपनी है तो पहले हमें रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी जिससे कि हम प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर पाए। उसके बाद में हमें फिर रिक्वायरमेंट होगी पैकेजिंग की। ये हमारे पास रॉ मटेरियल्स हैं जिससे कि हमें एक पेन बनाना है, तो इंक की रिक्वायरमेंट होगी, कैप की रिक्वायरमेंट होगी, प्रिंटिंग की रिक्वायरमेंट होगी कंपनी का नाम लिखने के लिए। फिर उसके बाद में उसकी पैकेजिंग की, अगर हम बॉक्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, पैकेजिंग की रिक्वायरमेंट होगी प्रॉपर, किस तरीके से हमें पेन को लगाना है। यहाँ पे प्लास्टिक होगी जिससे कि वो अट्रैक्टिव लुक लग सके और लोगों को पसंद आए और लोग उसको ज्यादा से ज्यादा यूज करें। उसके बाद में जो भी हमने अब चीजें प्रोड्यूस कर ली, हमें पहले रॉ मटेरियल में प्लास्टिक की जरूरत है, इंक की जरूरत है, ये सारी चीजें हमने ऑर्गेनाइज कर ली। उसके बाद में अब हमें प्रोडक्शन स्टार्ट करना है, तो हमने जो भी प्लान किया या जो भी रॉ मटेरियल हमने परचेज किए उनको प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया उन लोग सारी चीजों के थ्रू। और फिर कंट्रोलिंग में क्या आता है कि जो भी हम काम करने जा रहे हैं
वो उसमें बहुत सारी, कोई भी आप काम स्टार्ट करते हैं तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स आपके सामने आती है, तो उन सारी प्रॉब्लम्स को आपको फेस करना है। उसके साथ में आपको अपने गोल्स को अचीव करने के लिए आगे बढ़ते जाना है। और अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है, नेगेटिव सिचुएशन आती है, तो उसके लिए भी आपको पहले से प्रिपेयर्ड रहना है। माइंड में इन चीजों को सबको रखकर अगर आप चलते हैं तो आप इफेक्टिवली अपने गोल्स को अचीव कर पाते हैं। नेक्स्ट इज सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। क्यों जरूरी है मैनेजमेंट टू मीट द चैलेंज ऑफ चेंज? effective utilization of 7 M's, development of resources, directs organization, provides stability and innovation। ये सारी चीजें मैनेजमेंट हमें प्रोवाइड करता है, चैलेंजेस बताता है, जो हमारे 7 M's है उनका यूटिलाइजेशन बताता है, जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनकी हमें हेल्प बताता है, ऑर्गेनाइजेशन को कैसे डायरेक्ट करना है, कैसे चलाना है वो बताता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है कि लोग एक साथ एक जगह काम कर सकें, ऐसा माहौल प्रोवाइड कराता है, इनोवेशन, नई नई चीजों को। अब हमारे पास कोई भी, पहले हमारे पास अगर हम देखते हैं व्हाट्सएप था, व्हाट्सएप में हम सिर्फ चैट कर सकते थे, फोटोज वगैरह शेयर कर सकते थे, फिर बाद में आया कि हम स्टेटस लगा सकते हैं, उसके बाद में पेमेंट्स आए। तो क्या ये एक साथ आ गई? नहीं, उन्होंने चीजों को समझते गए, क्या क्या चीजों लोगों को पसंद आती जा रही है वो चीजें उसमें इंक्लूड करते गए, जिससे कि उनकी ऐप को ज्यादा से ज्यादा डाउनलोड किया जाए, ज्यादा से ज्यादा यूज किया जाए। तो ये सारी चीजें कैसे पॉसिबल हो पाती है? मैनेजमेंट की तो पॉसिबल हो पाती है। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट कितने टाइप्स का होता है? अब इसमें होता है ह्यूमन रिसोर्स टाइप का होता है मैनेजमेंट, और फिजिकल रिसोर्सेस। ह्यूमन रिसोर्स में पर्सन से रिलेटेड सारे काम, जो भी हायरिंग है, फायरिंग है, इनसे रिलेटेड पॉलिसीज हैं, सारी एचआर की जो भी, जिससे कि लोग आसान आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए आ पाए, उनकी ट्रेनिंग हो गई, उनके डेवलपमेंट से रिलेटेड हो गई, उनके टैलेंट्स को नर्चर करने से रिलेटेड हो गई, या उनकी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए, जिससे कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें काम करने वाले लोग हैं वो अच्छे रहे, उनकी समझ अच्छी रहे, जिससे कि वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाने के लिए अच्छे रहे। नेक्स्ट इज फिजिकल रिसोर्सेज। अब हमारे पास लोग हैं, पर हमारे पास अगर फाइनेंस नहीं है, पैसा नहीं है, रॉ मटेरियल नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, मशीनरी एंड प्लांट नहीं है, या अदर इक्विपमेंट्स और भी जो होते हैं कन्वेंस से रिलेटेड, बस हो गई, ये सारी चीजें अगर नहीं है तो क्या पॉसिबल हो पाएगा काम? नहीं हो पाएगा। इसीलिए ये सारी चीजें कैसे प्रोवाइड होती है? मैनेजमेंट के थ्रू प्रोवाइड होती है। नेक्स्ट इज मैनेजरियल रोल्स बाय मिन्सबर्ग। मिन्सबर्ग ने हमें मैनेजर की 3 रोल्स बताए। इंटरपर्सनल रोल्स, जिसमें वो लोगों से आपस में बातचीत करके सारे काम करते हैं। इंफॉर्मेशनल रोल्स, इसमें सीनियर्स के थ्रू जो इंफॉर्मेशन उसे मिली है उसको जूनियर्स को पास ऑन करना, जूनियर्स की अगर कोई रिक्वायरमेंट है तो अपने सीनियर्स को पास ऑन करना, प्रॉपर हायरार्की फॉलो की जाती है, इसलिए इंफॉर्मेशनल रोल्स। और नेक्स्ट इज डिसीजनल रोल्स। डिसीजन अगर कोई कंपनी से रिलेटेड है, जिसमें कि कंपनी का नुकसान और फायदे को ध्यान में रखते हुए जो भी डिसीजन है, वो डिसीजनल रोल्स। फिगर हेड में क्या है कि मैनेजर जो है उसको काम कराना है, बट उसके पास कोई एक्स्ट्रा पावर्स एक्शन लेने की नहीं है, तो वो क्या हो गई? फिगर हेड। ए पर्सन विद हु वर्क्स बट ही डज नॉट हैव एनी पावर, तो फिगर हेड। लीडर, वो लीडर है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो लीडर का काम होता है कि उसमें आगे बढ़कर उसको, अपनी टीम को लीड करे, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है उसकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करे, जिससे कि आपके गोल्स को अचीव किया जा सके। लाइजन में थोड़ा रिलीव करके लोगों को काम करे, अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट ना करे, जिससे कि लोगों के अंदर काम करने की मोटिवेशन खत्म। इंफॉर्मेशनल रोल्स में मैंने बताया कि जो भी आपके सीनियर हैं, बॉस हैं, फिर मीडिएटर आपका मैनेजर हो गया, उसके बाद में आपके सबॉर्डिनेट्स हो गए।
जो उसकी टीम में है। तो अगर कोई भी काम है कि आपकी शिफ्ट टाइम चेंज की जा रही है, आपकी टीम को चेंज किया जा रहा है, आपके गोल्स को चेंज किया जा रहा है, एनहेंस किया जा रहा है, तो ये सारी बातें जो बॉस हैं वो मैनेजर को बताएंगे, मैनेजर फिर इंफॉर्मेशन को फ्लोट करेंगे। वैसे ही अगर यहाँ पर काम करने वाले लोगों की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, कंपनी से रिलेटेड है, पर्सनली रिलेटेड है, तो उन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर, उन रिक्वायरमेंट्स को ये लोग बताएंगे मैनेजर को, मैनेजर आगे रिपोर्ट करेगा अपने बॉस को, और फिर जो भी उसके ठीक डिसीजन होंगे वो बॉस बताएगा वापस मैनेजर को, और मैनेजर अपने सबॉर्डिनेट्स को बताएगा। तो इसलिए वो डिसेमिनेटर है, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है इधर की उधर, नेगेटिव वे में नहीं, इन अ पॉजिटिव वे। स्पोक्स पर्सन है, अगर मैनेजमेंट की तरफ से कोई इंफॉर्मेशन है, कोई बात है, रूल्स रेगुलेशन है, तो मैनेजमेंट के भी स्पोक्स पर्सन मैनेजर होता है, और अपने सबॉर्डिनेट्स का स्पोक्स पर्सन भी मैनेजर होता है, उनकी तरफ से बोलने वाला, उनके लिए हक के लिए बोलने वाला भी मैनेजर होता है। नेक्स्ट इज डिसीजनल रोल्स, इसमें एंटरप्रेन्योर है, डिस्टरबेंस हैंडलर है, अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है गोल्स को अचीव करने में, ठीक से नहीं हो पा रहा है काम, तो कोई डिस्टरबेंस आ रहा है, तो उसको हैंडल करने का काम एक मैनेजर का होता है, बीइंग अ लीडर। नेक्स्ट इज रिसोर्स एलोकेटर, अगर सबॉर्डिनेट्स को कोई प्रॉब्लम आ रही है, उनके पास रिसोर्सेज ठीक से नहीं है, तो काम ठीक से नहीं हो पाएगा, उनको रिसोर्स एलोकेट करा के देने का काम है एक मैनेजर का। ऑल्सो नेगोशिएटर, उसको नेगोशिएशन की भी जरूरत पड़ती है कहीं पर काम कराने के लिए, नेगोशिएशन की अगर जरूरत पड़ती है तो वो नेगोशिएशन कौन करेगा, बॉस नहीं करेगा ना सबॉर्डिनेट करेंगे, सीधा मैनेजर करेगा। फंक्शनल एरियाज ऑफ मैनेजमेंट, पर्सनल मैनेजमेंट में मैंने अभी आपको बताया एचआर रिलेटेड सर्विसेज जो भी होंगी वो सारी पर्सनल मैनेजमेंट में आएंगी। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में इन्वेस्टमेंट डिसीजंस आएंगे कि कंपनी को कहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ पर उसको पैसा कम लगाना चाहिए, कहाँ पर ज्यादा लगाना चाहिए, जिससे कि उसके जो इन्वेस्टमेंट है वो इस तरीके के हो कि इनकेस अगर उसको बिजनेस में लॉस हो रहा है तो वो वहां से कवर हो जाए उसके। फाइनेंसिंग डिसीजंस की, फाइनेंस उसको कहाँ से लेना है, दो तरीके से आप ले सकते हैं, या तो आप इक्विटी शेयर होल्डर के थ्रू ले सकते हैं, या तो आप लोन के थ्रू ले सकते हैं। लोन में प्रेफरेंस और डेट डिबेंचर होल्डर्स दोनों आ गए। तो अब इसमें क्या है कि आपको सारा पैसा कहाँ से लेना है, इक्विटी शेयर होल्डर से लेने में फायदा है कि डिबेंचर होल्डर्स से लेने में फायदा है। इक्विटी शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट में से मार्जिन देना पड़ेगा, डिबेंचर होल्डर्स जो होंगे उनका एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट जाएगा। अब क्या हमारी फर्म एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट देने के लिए एलिजिबल है या नहीं है, ये सारे डिसीजंस फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाले लेते हैं। नेक्स्ट इज डिविडेंड डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन क्या है कि इक्विटी शेयर होल्डर का जो पैसा लगा हुआ है उसको हम रिटर्न ऑन इक्विटी देंगे, तो हम रिटर्न ऑन इक्विटी इतनी ज्यादा भी ना दे दे कि कंपनी के पास अपने लिए कोई फंड नहीं बचे, और ऐसा भी नहीं है कि हम इतने कम फंड्स दें कि हमारी कंपनी में आके कोई इन्वेस्ट करना ही पसंद ना करे। नेक्स्ट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट का क्या काम होता है कि अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचाना, अवेयर कराना, जिससे कि लोग आपके प्रोडक्ट को खरीदें। प्रोडक्शन मैनेजमेंट का क्या काम होता है, वही रॉ मटेरियल में कहाँ पैसा लगाना है, कितना लगाना है, पैकेजिंग में कितना लगाना है, वर्क इन प्रोग्रेस का कैसे मैनेज करना है, ये सारा काम कौन करेगा, प्रोडक्शन मैनेजमेंट वाले जो कि प्रोड्यूस कर रहे हैं गुड्स को। नेक्स्ट इज परचेज मैनेजमेंट, परचेज मैनेजमेंट का भी अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि यदि आप रॉ मटेरियल परचेज कर ले कम, पैकेजिंग में आप पैसे लगा दे ज्यादा, अब आपके पास जब गुड्स ही नहीं होगे तो आप पैक किसको करेंगे। तो वही परचेज मैनेजमेंट का काम है कि जहां पैसा लगना है वो ऐसे लगाए कि उसको ठीक से यूटिलाइज वो कर पाए। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट मैनेजमेंट, प्रोडक्ट कोई बन रहा है, अब हमने ये प्रोडक्ट बना तो लिया बट हमारा मार्केट में नहीं चल रहा उस हिसाब से जितना चलना चाहिए, तो हमें ये ध्यान रखना कि हमें आगे अपग्रेड कैसे करना है अपने प्रोडक्ट को कि लोग उसको परचेज करें। मोबाइल फोन्स पहले कीपैड वाले थे, बाद में टच स्क्रीन आए, और अब तो फोल्ड वाले ये वो पता नहीं कितने तरीके के, तो कैसे आ गए ये सब अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं मार्केट में सरवाइव करने के लिए। अगर आपको मार्केट में सरवाइव करना है, क्योंकि
टफ कंपटीशन का जमाना है, तो आपको अपने आप को अपग्रेड करते रहना पड़ेगा। ऐसे ही स्टूडेंट लाइफ के लिए भी ये जरूरी है कि यदि आप पढ़ रहे हैं, अगर आपकी नॉलेज अपग्रेड होती रहेगी तो ही आप डेवलप हो रहे हैं, वरना नहीं हो रहे हैं। मेंटेनेंस मैनेजमेंट में ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन से के इंटरनल और एक्सटर्नल जो भी फैक्टर्स होंगे उन सबका मेंटेनेंस मैनेजमेंट फंक्शनल एरियाज ऑफ मैनेजमेंट में है। और ऑफिस मैनेजमेंट में क्या है, सारा इंटरनल, कि लोगों को चाय की जरूरत होती है, कॉफी की जरूरत होती है, वॉशरूम की जरूरत होती है, ऑफिस के अंदर कैंटीन होनी चाहिए, कैंटीन है तो उसका रेंट कितना होगा, ये सारी चीजें ऑफिस मैनेजमेंट की लोग इफेक्टिवली काम कर पाए। नेक्स्ट आ गया अपना डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट थॉट। ये मैनेजमेंट थॉट हमारे पास कहाँ से आया? ये मैनेजमेंट थॉट हमारे पास आया क्लासिकल अप्रोच, नियो क्लासिकल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच के थ्रू। अब आपकी क्लासिकल अप्रोच क्या है? क्लासिकल अप्रोच में तीन पार्ट्स है। साइंटिफिक मैनेजमेंट जो कि दिया है हमें एफडब्ल्यू टेलर ने। नेक्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट जो कि हमें दिया है हेनरी फेयोल ने। एंड थर्ड वन इज ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच जो कि हमें दी है मैक्स वेबर ने। तो टेलर के क्या प्रिंसिपल्स हैं? टेलर कहते हैं कि जो भी आप प्लानिंग और डूइंग है वो अलग अलग होनी चाहिए, फंक्शनल फॉरमैनशिप होनी चाहिए, एलिमेंट्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट होने चाहिए, मेंटल एवोल्यूशन होना चाहिए, इंसेंटिव्स होने चाहिए जिससे कि लोग जो है काम करने में उनको अच्छा लगे कि हमारे को अलग से भी कुछ मिलेगा जो हम काम कर रहे हैं अपनी सैलरी के अलावा, जिससे कि वो अट्रैक्ट होकर अच्छा काम करें। और मैकेनिज्म ऑफ मैनेजमेंट होना चाहिए कि टाइम स्टडी आप करें, फंक्शनल प्लानिंग करें, और जो भी आपके टूल्स हैं उनको आप प्रॉपर यूज करें। नेक्स्ट इज आपका एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनल प्रोसेस अप्रोच। ये हमें किसने दी है? हेनरी फेयोल जी ने दी है। इनका क्या है कहना कि डिवीजन ऑफ वर्क प्रॉपर होना चाहिए, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, कमांड की यूनिटी होनी चाहिए। ये नहीं किसी एक बॉस ने एक कमांड कर दी, एचआर वालों ने कुछ कमांड कर दिया, फाइनेंस वालों ने कुछ कमांड कर दिया, अकाउंट्स वालों ने कुछ कमांड कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। यूनिटी होनी चाहिए, सबॉर्डिनेशन होना चाहिए, डेलीगेशन होना चाहिए, रेम्यूनरेशन प्रॉपर होना चाहिए, जो भी ऑर्डर है, इक्विटी है, ये सारी चीजें प्रॉपर होनी चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए, हर किसी के अंदर इनिशिएटिव होना चाहिए। अगर कुछ गलत हो रहा है या आपको लगता है कि ये काम इस तरीके से नहीं इस तरीके से होना चाहिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, तो वो इनिशिएट करना चाहिए लोगों को। एंड एस्पिरिट डी कॉप्स, दैट इज सामंजस्य लोगों में बना के रखना बहुत जरूरी होता है। यूनिटी इज स्ट्रेंथ। अगर आप एक साथ हैं पूरी टीम, तो आप एक साथ कोई भी गोल आसानी से अचीव कर सकते हैं। और अगर आप में आपस में लड़ाई झगड़ा है तो अगर कोई काम इफेक्टिव होता भी होगा तो वो नहीं हो पाएगा। लास्ट है हमारी ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच जो हमें दी है मैक्स वेबर ने। इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि डिवीजन ऑफ वर्क होना चाहिए, हायरार्की पोजीशंस होनी चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस को प्रॉपर फॉलो करना चाहिए, डीपर्सोनलाइजेशन होना चाहिए, टेक्निकल कॉम्पिटेंस होनी चाहिए जिससे कि आपके जो अदर राइवलरीज हैं वो उनके साथ आप प्रॉपर compete कर पाए। नेक्स्ट वन इज नियो क्लासिकल अप्रोच। तो ये जो तीनों हमारी क्लासिकल अप्रोचेस थी इसमें क्या था बताया हुआ था कि आपने पिरामिड पढ़ा होगा जिसमें है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लो लेवल मैनेजमेंट। ये तीन है, टॉप, मिडिल एंड लो। बट नियो क्लासिकल अप्रोच कहती है फ्लैट स्ट्रक्चर को फॉलो किया जाना चाहिए। जो बंदा यहाँ है उसके पास कोई भी आके आसानी से कम्युनिकेट कर सके, कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। यहाँ पर अगर लो लेवल वाले हैं वो टॉप लेवल वालों से बात नहीं कर सकते, वो मिडिल लेवल वालों के पास जाएंगे, मिडिल लेवल वाले टॉप लेवल के पास जाएंगे। नियो क्लासिकल अप्रोच जो कहती है वो फ्लैट स्ट्रक्चर को प्रमोट करती है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को प्रमोट करती है और डिसेंट्रलाइजेशन को, कि पावर्स को डेलीगेट करो तभी काम होगा। ये कहती है न्यू क्लासिकल अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच क्या कहती है? मैथमेटिकल स्कूल सिस्टम होता है और सिस्टम मैनेजमेंट स्कूल होता है। मैथमेटिकल अप्रोच क्या कहती है आपकी?
कि इसमें जो भी आप मैनेजमेंट करने जा रहे हैं वो मैथमेटिक्स के साथ में प्रॉपर आप फॉर्मूलाज में और उसको मेजरेबल टर्म्स में रखें। मैनेजमेंट को सिस्टम मैनेजमेंट स्कूल है, सिस्टम के अकॉर्डिंग सिस्टम पे फोकस किया गया है इस थियरी में कि जो भी काम है वो प्रॉपर सिस्टम से होना चाहिए, तरीके से होना चाहिए, हर स्टेप को प्रॉपर फॉलो करते हुए होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज प्लानिंग। फर्स्ट वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज प्लानिंग। आप कोई गुड प्रोड्यूस करने जा रहे हैं तो आपको पहले स्टडी करना होगा कि इसकी जरूरत क्या है, कौन इसके टारगेट कस्टमर्स होंगे। जैसे ब्यूटी क्रीम है तो उसके टारगेट कस्टमर आपकी फीमेल कैंडिडेट्स होंगी, और अगर आपके कोई किड्स से रिलेटेड किंडर जॉय टाइप प्रोडक्ट है तो उसके टारगेट ऑडियंस कौन होंगे, किड्स होंगे। या यूथ से रिलेटेड कोई चीज है तो उसकी टारगेट ऑडियंस यूथ होगी। तो ये सारी चीजें आप प्लानिंग करेंगे, आपके दिमाग में होंगी, तभी आप एग्जीक्यूट कर पाएंगे। अगर आप बिना प्लान के कोई भी काम करते हैं तो वो काम तो होता है बट इफेक्टिव नहीं हो पाता, कि आप तो सारी चीजों को, क्योंकि आप सारे सर्कमस्टेंसेस को अंडरस्टैंड नहीं करते। अगर आप किसी भी चीज को प्लान करके करते हैं तो उसके एग्जीक्यूशन में आसानी रहती है, क्योंकि आप उस प्लान से रिलेटेड प्रोज एंड कॉन्स को भी स्टडी कर लेते हैं। आपके दिमाग में ये भी आ जाता है कि अगर आप कोई एक्शन लेने जा रहे हैं तो उसके क्या रेपरकशंस होंगे, और आप उनको स्टडी करते हुए आगे बढ़ते हैं, जिससे कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती भी है तो आपके माइंड में उसका ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन पहले से रेडी होता है और आप उसके पर एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जिससे कि आप आसानी से अपना काम कर सके। तो प्लानिंग के प्रोसेस को पूरा करने के लिए हमें क्या क्या करना होता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को एनालाइज करना होता है, इंटरनल एनवायरनमेंट को एनालाइज करना होता है, जो एंटरप्राइज है जिसके लिए हम काम कर रहे हैं उसका मिशन डिफाइन करना है, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, फोरकास्टिंग प्लानिंग प्रोमाइसेस, डिटरमाइनिंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, इवेलुएटिंग द सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज की किस सीक्वेंस में एक्टिविटी होनी चाहिए। पहले रॉ मटेरियल परचेज हो गया, फिर उसके बाद उसका प्रोडक्शन हो गया, उसके बाद उसकी पैकिंग हो गई, उसके बाद उसकी कॉस्टिंग हो गई, उसके बाद मार्केटिंग हो गई, और फिर प्रोडक्ट सेल हो गया। अब प्रोडक्ट सेल होने से पहले भी लोगों को कैसे अवेलेबल किया जाए, प्रोडक्ट ऑनलाइन किया जाए, ऑफलाइन किया जाए, शॉप्स पे किया जाना चाहिए, कैसे किया जा रहा है, ये सब चीजें इस सीक्वेंस में आपने सोच ली। सेलेक्टिंग द बेस्ट कोर्स ऑफ डेवलपिंग स्ट्रेटेजीज। बेस्ट कोर्स का मतलब है कि आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं और उसमें से आपने बेस्ट अपने लिए चूज किया। डेवलपिंग स्ट्रेटेजीज में मतलब होता है कि जो भी स्ट्रेटेजीज होती हैं उनको आपको डेवलप प्लानिंग प्रोसेस के टाइम पर ही करना होता है, कि आप कैसे काम एग्जीक्यूट करेंगे, तो वो स्ट्रेटेजी प्लानिंग में आती है। स्टैब्लिशिंग द सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज, की किस एक्टिविटी को आपको पहले करना चाहिए, किसको बाद में करना चाहिए। फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक और लॉन्ग रेंज प्लान्स, जो भी आपकी कंपनी के लॉन्ग रेंज प्लान्स होंगे जो कि आप सोच रहे हैं कि मुझे 1 साल में, 4 साल में, 5 साल में अचीव करने हैं, तो वो प्लान्स को फॉर्मुलेट करना, फंक्शंस को फॉर्मुलेट करना, एक्शन प्रोग्राम को फॉर्मुलेट करना, और जो भी आपका प्लानिंग प्रोसेस आपने डिजाइन किया है उसको एक बार रिव्यू करना और सिचुएशंस के हिसाब से उसमें अगर कोई चेंजेस है तो वो करना। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ प्लान्स। जैसे आपके प्लान्स कितने टाइप्स के होते हैं, स्टैंडर्ड प्लान्स एंड सिंगल यूज प्लान। स्टैंडर्ड प्लान्स क्या है, जैसे हमारा कॉलेज है, डिफरेंट कॉलेजेस के मिशन वही है, एडमिशन कराना, ऑब्जेक्टिव सेम है कि स्टूडेंट्स को नॉलेज प्रोवाइड कराना, पॉलिसीज ऑलमोस्ट सेम होती है, थोड़ी बहुत कुछ डिफरेंट होंगी, प्रोसीजर एडमिशन का, पढ़ाई का, एग्जाम का ऑलमोस्ट सब सेम है, रूल्स एंड मेथड्स यूनिफॉर्म में आना है बच्चे को, क्लास टाइम पर लेनी, स्ट्रेटेजीज की कॉलेज को कैसे चलाने की स्ट्रेटेजी वो ऑलमोस्ट सभी लोगों की सेम होंगी। तो स्टैंडर्ड यानी जो मैंने अपना कॉलेज खोलने के लिए चीजें फॉलो करी वही आप अगर अपना कॉलेज खोलने जा रहे हैं तो वो आप भी फॉलो कर सकते हैं। बट वहीं आते हैं सिंगल यूज प्लान। उसमें क्या होता है कि कोई भी एक बार के यूज के लिए प्लान, जिसका परफेक्ट एग्जांपल है बजट। जैसे बजट 1 साल के लिए प्रिपेयर किया जाता है और उसके अकॉर्डिंग प्री प्लानिंग है, बजट भी प्लान ही तो है एक, कि आप आपके गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट पूरे साल के कितने पैसे कहाँ पर लगाएगी उसका बजट वो निकालती है, कि मैं
अपने 100 रुपए इधर लगाना चाहती हूँ, 200 रुपए अपनी पढ़ाई खाने पे लगाना चाहती हूँ, 400 रुपए अगर हमें पॉकेट मनी मिलती है, जैसे हम प्लान करते हैं कि आज यहाँ घूमने जा सकते हैं, मूवी देख सकते हैं, 2 पिज्जा खा सकते हैं, उसके बाद में कॉफी पी सकते हैं। तो ये हम प्लानिंग जैसे करते हैं, वैसे ही गवर्नमेंट ने प्लान करती है अपना बजट की वो कितने पैसे रेलवे में लगा सकती है, कितने बच्चों की पढ़ाई पे खर्च कर सकती है, कितने की पेंशन बांट सकती है, कितने के किसान को रिलीफ फंड दे सकती है। तो ये सारे उसके पास लास्ट ईयर के बजट को कंपेयर करते हुए आगे आने वाले टाइम में वो लोगों के लिए क्या करेंगे। ऐसे ही कंपनीज बजट डिफाइन करती हैं कि परचेज वालों का इतना बजट हो गया, इतने में आपको सारी चीजें परचेज करनी है। उसके बाद मार्केटिंग वालों का बजट हो गया कि आपको इतने पैसों में लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचानी है। तो ये सारे बजट से रिलेटेड होते हैं। स्टैंडर्ड्स भी सबके अलग अलग होते हैं, तो ये सिंगल यूज प्लान। नेक्स्ट इज डिसीजन मेकिंग. Decision making is the selection of based on some criteria from two or more possible alternatives. ये कहते हैं जॉर्ज आर टेरी कि आपके पास कई सारे ऑप्शंस हैं। जैसे बीइंग अ स्टूडेंट आपके पास ऑप्शन है क्लास लेने का, क्लास स्किप करने का, 2 ऑप्शंस है, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं किसी और सिचुएशन में। तो उसमें से आपके लिए जो बेस्ट है वो आपने चूज किया और उसके हिसाब से आप प्लान कर रहे हैं सारी चीजें और काम। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है डिसीजन की? चॉइस ऑफ बेस्ट कोर्स, एंड प्रोसेस, मेंटल प्रोसेस क्योंकि ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट है, इट इन्वॉल्व्स रैशनैलिटी, रैशनल होना चाहिए, इमोशन और ईगो पर बात को लेकर कोई भी डिसीजन अगर आप लेते हैं तो आपने ये सुना भी होगा अपनी पर्सनल लाइफ के लिए भी ये मुश्किल है। और बीइंग अ मैनेजर आपका प्रोफेशनल होना जरूरी है। यदि आपको किसी की कोई चीज बात पसंद नहीं आ रही है तो उस वक्त उस पर रिएक्ट नहीं करना है, उस वक्त नो रिएक्शन, शांति से आपको काम करना है, रैशनल करना है। बिकॉज बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी चीजें आपको समझ में नहीं आती, बट प्रोफेशनल ग्राउंड्स पे अगर आप हैं तो आपको उन अपनी पर्सनल लाइफ को, पर्सनालिटी को डिफरेंट रखना होगा, आपको रैशनल रहना होगा बिकॉज आपको लोगों से काम कराना है। वो तभी पॉसिबल है जब आप एक प्रोफेशनल बिहेवियर उनके साथ रखेंगे। अगर आप पर्सनल होंगे तो फिर वो भी काम नहीं करेंगे और आप भी काम नहीं करवा पाएंगे। अचीविंग ऑब्जेक्टिव, डिसीजन मेकिंग किस लिए होती है? ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए होती है। टाइप्स ऑफ डिसीजंस, कौन कौन से टाइप्स होते हैं डिसीजन? पर डे हम कितने सारे डिसीजन तो लेते हैं, बट अभी तक आपने सोचा नहीं होगा इतने सारे टाइप्स हो सकते हैं डिसीजंस के। तो प्रोग्राम डिसीजन, नॉन प्रोग्राम डिसीजन। प्रोग्राम डिसीजन में क्या आता है कि हम पहले से जो हमने सोचे हुए हैं, प्लानिंग हमने कर रखी है, उससे रिलेटेड ही कोई हमारे पास ऑप्शंस हैं जो आए, हमने डिसाइड किया कि हम इसको चूज कर रहे हैं, हम आगे बढ़ते हैं। नॉन प्रोग्राम डिसीजंस जिनके दिमाग में पहले से प्लानिंग नहीं होती है, सिचुएशन अचानक से आ गई और हमें उसके लिए डिसीजन लेना पड़ा। जैसे कि यदि अभी मैकडी का आपने पढ़ा होगा कि मैकडी वालों ने, क्योंकि टोमेटो के प्राइस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गए, तो उन्होंने कह दिया कि हम बर्गर में टोमेटो नहीं लगा सकते, या तो बर्गर का प्राइस फिर बढ़ाना पड़ेगा जो कि लोगों को अफोर्ड करने में प्रॉब्लम होगी अचानक से। तो इसलिए उन्होंने अभी टोमेटो हटाने का डिसीजन लिया। तो ये सिचुएशन के हिसाब से लिया, नॉन प्रोग्राम डिसीजन। मेजर डिसीजन एंड माइनर डिसीजन। मेजर डिसीजन जैसे कि आपने अपनी लाइफ का मेजर डिसीजन लिया कि आपको आगे जाके क्या करना है, किसी ने सोचा सीए करना है, अकाउंटेंट बनना है, व्हाटएवर। माइनर डिसीजन छोटे मोटे डिसीजन जो हम पर डे लाइफ में अपने लेते रहते हैं, जैसे कॉलेज जाना है, पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, ये सारे डिसीजन। रूटीन एंड स्ट्रेटेजिक डिसीजन। रूटीन डिसीजंस में भी यही सारे आते हैं कि हमें पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, या कुछ खाना है, दोस्तों ने कहा घूमने जाना है, नहीं जाना है। तो ये सारे रूटीन डिसीजन। स्ट्रेटेजिक्स जो हमने स्ट्रेटेजीज ऑलरेडी बनाई हुई है उनको एग्जीक्यूट करने के लिए जो डिसीजन लेने पड़े वो स्ट्रेटेजिक डिसीजन। पॉलिसी एंड ऑपरेटिव, पॉलिसीज से रिलेटेड कंपनी की पॉलिसी और डिसीजंस, और ऑपरेशन से रिलेटेड कंपनी को इफेक्टिवली चलाने से रिलेटेड जो डिसीजंस है वो ऑपरेटिव डिसीजन। ऑर्गेनाइजेशनल एंड पर्सनल डिसीजंस, जब आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो उसके लिए लिए गए डिसीजन जिससे कि आप उसके गोल्स को आसानी से अचीव कर सके। ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन एंड पर्सनल डिसीजन आपकी अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड। इंडिविजुअल एंड
ग्रुप डिसीजन, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिविजुअल तो आप तक रिलेटेड हो गया कि आपको क्या काम करना है, आपको कैसे काम करना है। ग्रुप डिसीजन में क्योंकि आप एक टीम के रूप में काम करते हैं, तो टीम के लिए जो डिसीजन है, टीम के साथ जो डिसीजन है, जो भी है, वो सारे ग्रुप डिसीजंस की काम इफेक्टिवली हो पाए और जो आपके सबॉर्डिनेट्स हैं उनको भी हेल्प रहे, परेशानी ना हो काम करने में। लॉन्ग टर्म डिसीजन जो कि आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच के चलते हैं, जैसे बिजनेस का प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का है, सेल्स इंक्रीज करने का है, ये सारे लॉन्ग टर्म। डिपार्टमेंट से रिलेटेड और नॉन इकोनॉमिक डिसीजंस जहां पर पैसा इन्वॉल्व नहीं है, वो नॉन इकोनॉमिक डिसीजंस। प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग, क्या क्या प्रोसेस होता है? डायग्नोजिंग द प्रॉब्लम ऑफ डिफाइनिंग, किस प्रॉब्लम के लिए डिसीजन लेना है उसको डिफाइन करना। सिक्योर एंड एनालिसिस ऑफ पर्टिनेंट फैक्ट्स, जो भी आपके फैक्ट्स हैं उसके बारे में ठीक से सोच लेना, समझ लेना और एनालाइज करना उनको। डेवलपमेंट ऑफ अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस, जो सॉल्यूशन है पहले से, अगर जैसे आप कहीं बाहर जा रहे हैं और अचानक से आपके माइंड में पहले से प्लान है कि आपके टायर पंक्चर हो सकता है, तो आप क्या करेंगे? स्टेपनी अपने साथ में रखेंगे कि इन केस अगर कुछ होता है तो आप अपना टायर अपने आप चेंज कर सकें। तो इसी तरह ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस, क्योंकि एक आप अगर एक्सपीरियंस्ड मैनेजर है तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में नेगेटिव चीजें भी रहती है कि अगर कुछ ऐसा नेगेटिव हुआ, और वो अगर आप दिमाग में पहले से लेकर चलते हैं तो आप उसकी सॉल्यूशन को एट दैट टाइम आपके पास ऑप्शन होते हैं जिसमें से आप इजीली चूज करके आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप पहले से सोच के समझ के नहीं चलते हैं तो बाद में जाके आपको प्रॉब्लम आती है। कई बार अचानक जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो गलत हो जाते हैं। डिसाइड अपॉन द बेस्ट सॉल्यूशन और ऑप्टिमम कोर्स ऑफ एक्शन, कि आपको एक्चुअल में क्या करना चाहिए, ठीक से सोच के समझ के। कन्वर्ट द डिसीजन इनटू इफेक्टिव एक्शन, अब हमने डिसीजन तो ले लिया, जैसे बीइंग अ स्टूडेंट आपने डिसाइड कर लिया कि आज मैं पढ़ूंगी, मुझे 4 यूनिट्स हैं बिजनेस मैनेजमेंट की, 2 या आज मैं खत्म कर दूंगी, 2 मैं कल कर दूंगी। बट बैठकर क्या कर रहे हैं? इंस्टाग्राम चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं। तो इफेक्टिव एक्शन में अगर आप नहीं लेंगे, पढ़ाई स्टार्ट नहीं करेंगे, तो क्या आप गोल्स को अचीव कर पाएंगे? जो भी आपने गोल डिसाइड किया, आया सिलेबस कंप्लीट करने का और मार्क्स अच्छे लाने का। इम्प्लीमेंटिंग एंड वेरीफाइंग द डिसीजन, जो भी आप डिसीजन ले रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट करना और वेरीफाई करना कि ये ठीक है, रहेगा या नहीं। कुछ चीजें शॉर्ट टर्म पर आपने देख लिया कि ये चीज ठीक चल रही है, तो आप उसको फिर लॉन्ग टर्म पर अपना सकते हैं। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। Management by objectives is a system of management involving effective participation and involvement by each member of the organization. The discipline of MBO makes each individual strength, effort, establish teamwork, and harmonize the goals of individual. तो जो भी आप मैनेजमेंट कर रहे हैं, अपने ऑब्जेक्टिव्स को दिमाग में रखते हुए जो भी आप मैनेजमेंट करते हैं वो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स होता है। इसमें क्या होता है? हर इंसान को अपना रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले से डिफाइन है, उसकी स्ट्रेंथ होती है, उसके एफर्ट्स को एनालाइज किया जाता है और उनको सराहा भी जाता है। स्टेब्लिश करता है ये टीम वर्क को, और जो भी आपके पर्सनल, जैसे हर इंसान का एक टीम में टारगेट है, उसके वो गोल को हार्मोनाइज करता है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। क्या बेनिफिट्स है इसके? इसमें आप आसानी से प्लानिंग कर सकते हैं, डेलीगेशन कर सकते हैं, जॉब एनरिचमेंट, डिसीजन मेकिंग, फीडबैक, अकाउंटेबिलिटी। हर इंसान अपने को जो टास्क दिया गया है उसके लिए अकाउंटेबल है, उसकी जवाबदेही उस टास्क के लिए होगी। MBO प्रोसेस क्या है? एस्टेब्लिशिंग गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, एक्शन प्लानिंग, परफॉर्मेंस रिव्यू एंड फाइनल इवेल्युएशन। गोल्स को सेट करना, ऑब्जेक्टिव्स को सेट करना, एक्शन को प्लान करना, जो आप सभी की परफॉर्मेंस है आपकी टीम की उसको रिव्यू करना, और रिव्यू करने के बाद फाइनलाइज करना, उसको इवेल्युएशन करना कि ठीक से हुआ, जो आपका गोल है वो अचीव हुए कि नहीं। लिमिटेशंस क्या है इसकी? कि ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, पेपर वर्क ज्यादा है, इनफ्लेक्सिबल है, क्योंकि आपने ऑब्जेक्टिव्स पहले से सोचे हुए हैं कि हमें, जैसे हमारे कॉलेज में एडमिशन सेल का है, उसका पहले से डिफाइन है कि सीट्स फिल करनी है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव डिफाइन है तो लोगों को क्या होगा? थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी, रिजिडिटी होगी, हर किसी के टारगेट्स होंगे जो उनको अचीव करने की।
लीडरशिप होती है इसमें थोड़ी, तो लोगों को कई बार प्रॉब्लम हो जाती है और इस सिचुएशन से कि अगर कोई ज्यादा बॉसी दिखाते हैं तो उसमें प्रॉब्लम हो जाती है। ऑर्गेनाइजेशन एंड डिपार्टमेंटेशन। Organization is the foundation upon which the whole structure of management is built. It is the backbone of management. Organization क्या है? जब किसी एक प्लेस पर चार पांच या दो से ज्यादा लोग एक साथ आते हैं किसी एक पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए, दैट इज ओनली ऑर्गेनाइजेशन. इट रेफर्स टू अ मैकेनिज्म विच enables men to live together. A structure that is meant by a group of people, जहां पे बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं पर वो उन सबका गोल एक ही है और वो सब एक साथ काम कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से कर रहे हैं, अलग अलग टारगेट पे कर रहे हैं, बट गोल अल्टीमेट सबका एक ही है. ऑर्गेनाइजेशन के टाइप्स क्या क्या होते हैं? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. फॉर्मल में ऑफिस से रिलेटेड, इनफॉर्मल में यदि कोई आपके घर परिवार से रिलेटेड या जैसे सोसाइटीज होती हैं उनसे रिलेटेड की पर्सनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्यों जरूरी है? फैसिलिटेट्स एडमिनिस्ट्रेशन. जो एडमिनिस्ट्रेशन है जिससे कि काम इफेक्टिव होता है वो कराने के लिए, ग्रोथ और डाइवर्सिफिकेशन के लिए, ऑप्टिमम यूज ऑफ टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट्स, इन सारी चीजों के लिए ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है. ह्यूमन बीइंग को एनकरेज करने के लिए, स्टिमुलेट करने के लिए क्रिएटिविटी. अब ये कुछ टर्म्स हैं, इनको भी हम पढ़ लेते हैं साथ में. हालांकि ये चैप्टर्स हैं बट मैं सिर्फ टर्म्स के रूप में एक्सप्लेन कर रही हूँ इस वीडियो में. अथॉरिटी क्या है? अथॉरिटी इज राइट टू गिव ऑर्डर्स एंड पावर्स टू द राइट ऑडियंस. अगर आप गलत इंसान को कोई अथॉरिटी दे देंगे, अगर अथॉरिटी नहीं देंगे तो भी प्रॉब्लम है. तो बॉस के लिए प्रॉब्लम होगी, हर छोटे बड़े डिसीजन अगर वो लेंगे तो फिर उनके ऊपर प्रेशर आ जाएगा ज्यादा और काम ठीक से नहीं हो पाएगा. उसके अलावा अगर आप किसी ऐसे इंसान को कोई भी अथॉरिटी या पावर दे देते हैं जिसका वो ठीक से यूज नहीं करता है तो भी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है. एंड अनदर वन इज रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये इट इज यूज टू मीन ड्यूटी, एक्टिविटी और इवन अथॉरिटी. जैसे अथॉरिटी में तो आपके पास पावर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी में आप आंसरेबल तो होंगे बट आपके हाथ में कोई पावर नहीं होगी, कोई एक्शन आप नहीं ले सकते. Centralization. It implies that a majority of the decisions regarding the work are made not by those doing the work but a point higher up in the organization. जैसे आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, अगर आप मैनेजर भी हैं तो आपकी भी रिपोर्टिंग किसी ना किसी को जरूर रहेगी. उसके अलावा जो आपके सबॉर्डिनेट्स हैं वो आपके साथ में काम कर रहे हैं. तो सेंट्रलाइजेशन क्या है? एक बॉस है, उसके डिसीजंस पे बाकी सब एक्शन करेंगे, वो काम करेंगे बट जो मेन डिसीजन होगा वो एक सेंट्रल पॉइंट से आ रहा है. डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि पॉइंट तो एक है बट अकॉर्डिंगली डिपार्टमेंट बना दिए गए. जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया, प्रोडक्ट हो गया, प्रोडक्शन हो गया, मार्केटिंग हो गया, एचआर हो गया. ये पांच तरीके के डिपार्टमेंट है. रिपोर्ट सब एक इंसान को ही करेंगे, सेंट्रल पॉइंट पर ही करेंगे बट सबके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन हो गए जिससे कि वो अपने एक्शंस को आसानी से कर सके, काम को इफेक्टिवली कर सके. Lowest level of authority except that which can only be exercised at central points. Major power एक के पास है, जो माइनर है उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है. होप ये आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक और कमेंट जरूर करें. स्टूडेंट्स अपनी अटेंडेंस के लिए जरूर कमेंट करें सो दैट आई कैन नो कि आप लोगों ने देख ली है. थैंक यू सो मच.